Hello students, welcome back. The soul of English grammar, the verb पार्ट 2। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज का वीडियो नंबर 2। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि ये वर्ब क्या होती है। मैंने इस टर्म को डिफाइन किया, इसके फीचर्स बतलाए, फिर इसके बाद मैंने आपको वर्ब का कंप्लीट क्लासिफिकेशन बतलाया, और उस क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने आपको ये बतलाया कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। मैंने इसके डेफिनेशंस भी आपको लिख करके बतलाई, उनके फीचर्स बतलाए। फिर इसके बाद मैंने आपको बतलाया कि ये दूसरी किस्म की जो वर्ब होती है, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ये क्या होती है, इसकी भी डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बतलाए। अब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको बतलाई, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, सारे फीचर्स भी बतलाए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये फाइनाइट वर्ब, एक बार तो मैं और भी बहुत ही शॉर्ट में आपको बतला दूंगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और ये फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, और फिर इसके बाद आगे चल करके मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ फाइनाइट वर्ब के अंदर, तो ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब मैं आपको बतलाऊंगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बट बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है। ये पहली को हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं और दूसरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अब आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जरा इस बात को अच्छे से समझिए। शॉर्ट में मैं आपको बतलाऊंगा पहली चीज कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट में। फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल लेक्सिकल वर्ब क्या होती है डेफिनेशन में आपको दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा। फिर इसके बाद ये लेक्सिकल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं भाई, तो देखिए जरा, ये लेक्सिकल वर्ब्स इतने प्रकार की होती हैं। अब ये सब कुछ बतलाने में मुझे 2 वीडियोस आपके लिए बनाने पड़ेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि ये जो लेक्सिकल वर्ब्स जो 4 प्रकार की होती हैं, उनमें से जो पहली प्रकार की होती है यानी ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको आज मैं कंप्लीट डिटेल आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। बहुत ही बेसिक से लेकर एंड एडवांस्ड सारी की सारी बातें मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए फिर यहां से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा यहां पर क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब क्या होती है भाई। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं इस लेक्सिकल वर्ब के बारे में। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से आप समझिए। फिर इसके बाद हर स्लाइड में मैंने कुछ ऐसे ही फीचर्स लिखे हैं ताकि आप सभी प्रकार की जो वर्ड्स होती हैं उनको आप उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग समझ लें अच्छे तरीके से। ज़रा देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा है अ लेक्सिकल वर्ब इज ऑल्सो नोन एज अ मेन वर्ब, फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये जो लेक्सिकल वर्ब है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये एक नया टर्म हो, नया शब्द हो, बट शब्द कुछ लोगों के लिए जरूर नया हो सकता है, बट बात वही पुरानी, ठीक। यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं इसको हम हिंदी में मेन वर्ब या फिर फुल वर्ब कहते हैं, या फिर इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अच्छा, देखते हैं इसके फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं। दे रिप्रेजेंट द मेन एक्शन। ध्यान दें, ये जो लेक्सिकल वर्ब होती है वो क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में एक डूअर होता है यानी सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो डूअर होता है और जिस एक्शन को यानी मेन एक्शन जो होता है, वो एक्शन वर्ब ही एक्चुअली कहलाती है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। इस बात को जरा बहुत अच्छे से यहां पर देखिए क्या मैं कहने जा रहा हूं। दे रिप्रेजेंट द मेन एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर कभी कभी तो डूअर बैठा होता है, यानी जो एक्शन होता है, यानी जो क्रिया होती है, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर होता है, ठीक है ना। तो डूअर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले एक्शन को यह रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो जो एक्शन होता है वो परफॉर्म्ड अपॉन द सब्जेक्ट्स। और ध्यान दीजिए, जब पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर उस एक्शन को परफॉर्म जो करता है वो नहीं, बल्कि उसका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। इस बात को मैं जरा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। तो मोटी मोटी बात क्या निकल करके आई कि कोई लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, तो भाई मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि लेक्सिकल वर्ब किसी भी सेंटेंस का मेन एक्शन होता है, यानी मुख्य क्रिया होती है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर
फीचर्स में आप ये अच्छे से समझिए कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो जो भी एक लेक्सिकल वर्ब है, यहाँ पर मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इसके बाद इन्हीं एग्जाम्पल्स में मैं इन फीचर्स को अप्लाई करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है दे लाफ। तो ये जो दे है ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ओके। एंड लाफ ये क्या है, यही वो मेन एक्शन है, यानी ये जो करता है ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी हंसने का काम कर रहा है। दे लाफ, वो हंसते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, सी रैन फास्ट, वह बड़ी तेज दौड़ी। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई एक फीमेल है जो एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है, यानी रन कर रही है, दौड़ रही है, ठीक है। यहां पर देखिए ही इज ब्लाइंड। अब अच्छे से देखिए, यहां पर एक्चुअली ये जो इज है ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसे भी हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी किसी सेंटेंस में ये इज, एम, आर, वाज, वर किसी सेंटेंस में अकेली आती है तो ये मेन वर्ब के ही रूप में होती है। मेन वर्ब का मतलब वही लेक्सिकल वर्ब, राइट। अच्छा, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां एक व्यक्ति की इस स्टेट को बतलाया जा रहा है, तो स्टेट को शो करने वाली वर्ब भी होती है लेक्सिकल वर्ब्स, तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक चीज ये है, एन इनोसेंट बॉय वाज पनिश्ड। अब एक्चुअली ये जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन ये परफॉर्म नहीं कर रहा है ये जो बॉय है, एक्चुअली दिस एक्शन इज एक्टेड अपॉन दिस बॉय, यानी कि ये जो एक्शन हो रहा है ये इस बॉय के साथ ही हो रहा है। तो ये कुछ छोटी और बहुत ही अंदर की बातें हैं, जरा इनको अच्छे से समझिए तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेक्सिकल वर्ब्स के फीचर्स आ जाइए, देखिए कंप्लीट इन देमसेल्व्स। ध्यान दीजिए, ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं ये अपने आप में कंप्लीट होती हैं, इनको किसी भी दूसरी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए। जैसे यहाँ पर दे लाफ, वे हंसे, या दे लाफ, वे हंसते हैं। अब यहाँ पर इस वर्ब को किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी दूसरी क्रिया की ज़रूरत नहीं है कि इसकी मीनिंग को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से कन्वे करने के लिए किसी दूसरे शब्द की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला फीचर तो ये होता है। दूसरा, कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अगली बात यह है एक्सप्रेस एक्शन। ये जो क्रियाएं हैं ये एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन है। यानी लाफ, लाफ क्या है, हंसना, ये एक एक्शन वर्ब है, यानी आपको इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, रन, रन भी क्या है, ये भी एक एक्शन वर्ब है, इसे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड अदर स्टेट, और यहाँ पर देखिए स्टेट एक ये जो वर्ब होती है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में सपोज यहाँ पर कह दिया जाए ही इज मैड, वो पागल है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस कहा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब नहीं है। इसका मतलब जो एक्शन वर्ब नहीं होता वो भी यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब हो सकता है, यानी लेक्सिकल वर्ब के रूप में, यानी मेन वर्ब के रूप में आ सकती है। इस सेंटेंस में ये इज है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में, और ये स्टेट को यानी इस बंदे की इस स्टेट को शो कर रही है, राइट। तो इन्हें भी हम लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। एंड अदर प्रेडिकेट मीनिंग, ठीक। तो कुल मिलाकर के लेक्सिकल वर्ब बहुत ही साधारण सी चीज़ है, उनके फीचर्स भी अपने दिमाग में अच्छे से रखिए कि वो सारी की सारी वर्ब्स जो उस सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, यानी मुख्य क्रिया जो होती है, उसे हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। अब ये लेक्सिकल वर्ब होती हैं 4 प्रकार की। अब आगे बढ़ते हैं कि वो 4 प्रकार कौन हैं, तो मैं आपको आगे नहीं पीछे लेकर आया हूं। ये लेक्सिकल वर्ब देखिए, पहली तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, फिर दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी होती है एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, एंड चौथी होती है कॉप्युलर वर्ब, ठीक है ना। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे और आगे आए भाई। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, और बहुत दिनों बाद मुझे ये बात समझ में आई है क्या कि किसी भी यूट्यूबर के लिए ये जो लाइक एंड शेयर है ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हो सकता है आप लोग ने बस केवल वीडियो देखा, देखने के बाद आपका मतलब हल हुआ, आपका काम हल हुआ और बस आगे निकल गए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें। जैसे ही वीडियो शुरू हो
मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस काम को करना अपना कर्तव्य समझिए। आपको लाइक करना है, आप सभी से मुझे एक लाइक ज़रूर चाहिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेक्सिकल वर्ब में जो पहली कैटेगरी है वो है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, सकर्म यानी एक ऐसी क्रिया जिसके साथ उसका कर्म होता है, या एक ऐसी क्रिया जिसे एक कर्म की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जरा समझ लेते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है और ये वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है, सकर्मक क्रियाओं की ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं एंड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि ये सकर्मक क्रिया होती क्या है। देखिए जरा, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी किसी प्रकार की क्रिया होती है दैट रिक्वायर्स, जिसे आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में अपनी, यानी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है अपनी इस मीनिंग को कंप्लीटली कन्वे करने के लिए वो क्रियाएं जिन्हें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर। अब ध्यान से सुनिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है। तो देखिए, क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की। एक ऐसी क्रिया होती है कि जब हम उसे परफॉर्म करते हैं तो उस क्रिया का इफेक्ट एक और बंदे तक जाता है। वो बंदा हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो पढ़ाना है उसका इफेक्ट आप तक पास ओवर हो रहा है ना, यानी स्टूडेंट्स तक पास ओवर हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके बगैर मेरा ये पढ़ाना पूरा हो जाएगा, नहीं, यानी मेरा पढ़ाना आप तक पास ओवर हो रहा है। जैसे मैं किसी को हिट करूं, जैसे मैंने किसी को लात मारी, ठीक है ना, आई किक्ड समबडी, तो यानी मैं जब लात मारूंगा तो किसी ना किसी पर वो एक्शन ट्रांसफर होगा। ठीक, तो जिस व्यक्ति पर या जिस वस्तु पर मेरा एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, यानी मेरा जो एक्शन का जो प्रभाव किसी व्यक्ति पर जा रहा है उसे हम रेसिपेंट बोलते हैं, यानी रिसीवर बोलते हैं, यानी हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छे से आप समझिएगा, ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं भी इन एग्जाम्पल्स की मदद से और आपको समझाऊंगा। चलिए अच्छा, इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब की फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, इट इज़ एन एक्शन वर्ब। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये एक्शन वर्ब होती है। अब वो एक्शन चाहे फिजिकल एक्शन हो चाहे मेंटल एक्शन हो। देखिए, एक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकली परफॉर्म किया जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते समय मुझे एक्शन को परफॉर्म करना पड़ रहा है, मुझे अपनी फिजिक का सहारा लेना पड़ रहा है, राइट। तो एक एक्शन वर्ब हो गई। तो कुल मिलाकर के ये एक एक्शन वर्ब होती है, और ये एक्शन भले ही फिजिकली परफॉर्म किया जाए या मेंटली परफॉर्म किया जाए। तो पहला फीचर तो ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज है ट्रांसफर्स द एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये अपने एक्शन के इफेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करता है। अब ये एग्जांपल्स हैं, इनकी मदद से जरा समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही किक्ड द बॉल, तो ही ये कोई बंदा है, इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी किक कर रहा है, किसी को लात मार रहा है। अब लात जब मारेगा तो किसी चीज पर उसका प्रभाव, यानी वो एक्शन ट्रांसफर होगा। किस पर एक्शन ट्रांसफर होगा? बॉल पर, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा कि कोई बंदा है, जब ये काम करेगा तो इसका प्रभाव किसी न किसी वस्तु पर जाएगा, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब अगर व्यक्ति भी होगा तो भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा, और अगर कोई वस्तु होगी तो वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगी। जैसे यहाँ पर C8, उसने खाया, तो खाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए भाई, और जो चीज़ मैं खा रहा हूँगा तो मेरे खाने का जो इफ़ेक्ट
है वो इस चीज़ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी सैंडविच ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे दे रीड अ बुक, वे एक किताब पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे तो कोई ना कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने का जो प्रभाव है, जो एक्शन है, वो इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कुल मिलाकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जब हम किसी एक्शन को करें तो हमारे एक्शन का जो इफेक्ट है वो जिस व्यक्ति या वस्तु पर ट्रांसफर होता है उसे ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स को आवश्यकता होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब ये भैया ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतला देता हूँ कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अगर हमें मैं एक ट्रिक है, हालांकि मैं किसी ट्रिक को नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप वर्ब से सीधे सीधे दो क्वेश्चन करें, व्हाट एंड होम। कौन कौन से? व्हाट एंड होम। सीधे क्वेश्चन करें तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया, तो किक किया तो क्या किक किया या किसको किक किया? तो बॉल को किक किया, यानी व्हाट। ही किक्ड व्हाट, उसने किस चीज़ को हिट किया या किक किया? तो बॉल को। कोई व्यक्ति हो सकता है। होम किसको हिट किया? किसी लड़के को हिट किया, ठीक है ना। सी एट, उसने खाया, तो क्या खाया? ये खाया, ठीक है। तो इनके आंसर में जो कुछ भी आपको मिलता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। अभी इस पर और बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या लिखा है। ये ट्रांजिटिव वर्ब 4 प्रकार की होती है भाई, अच्छे से जरा देखिए। ये ट्रांजिटिव वर्ब 4 प्रकार की होती है। पहली मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब एंड चौथी है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हायर स्टेज में बच्चे पहुँचते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब पहुँचते हैं और इनको ठीक से अगर वो लोग नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनके लिए ग्रामर को समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। सो प्लीज़ इन बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भाई ग्रामर पे तो बहुत बेसिक, सारे की सारी जो बेसिक्स हैं उन्हीं बेसिक्स पर ही तो बड़ी इमारत खड़ी होती है। अगर आपका बेस वीक हुआ तो फिर सब गड़बड़। मैं तो यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अच्छा देखते हैं सबसे पहले कि ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, चलिए पढ़ते हैं जरा। अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, इसी को हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो अब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, इज ए टाइप ऑफ वर्ब, एक इस प्रकार की कोई क्रिया होती है दैट रिक्वायर्स ओनली वन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन ए सेंटेंस। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो मैंने पीछे डिस्कस किया वही बात मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है पहली होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और उस मोनो ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम वास्तव में डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि इसमें इसको केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपनी मीनिंग को पूरी तरह से कंप्लीटली कन्वे करने के लिए, ठीक है ना। और इसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यही फीचर्स यहाँ पर है, देखिए जरा। फीचर नंबर 1 में ओनली वन ऑब्जेक्ट, इसे केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीटली कन्वे करने के लिए, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को ही हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, ही स्लैप्ड द बॉय। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट है यानी डूअर है। डूअर का मतलब करता, और ये करता एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। स्लैप करने का मतलब थप्पड़ मारने का। अब थप्पड़ मारा तो थप्पड़ जिस व्यक्ति को मारा जाएगा, यानी ये थप्पड़ मारने का प्रभाव, यानी इस एक्शन को जो रिसीव करेगा उसी को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर देखिए जो द बॉय लिखा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कई बच्चे लोग इसको हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानते रहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बतलाऊंगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सीधे के सीधे एक जो डूअर है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को सीधे रिसीव करने वाला ये बंदा है, ठीक है ना, द बॉय। यानी मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो इस थप्पड़ को रिसीव किसने किया? किसी बंदे ने रिसीव किया। इस क्रिया को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वही ऑब्जेक्ट ही उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पर देखिए ओनली वन ऑब्जेक्ट, और यहां पर एक चीज देखिए, इस सेंटेंस को या इस क्रिया को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
केवल एक ऑब्जेक्ट आ गया और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट। यहां पर देखिए, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने देखा तो कुछ ना कुछ देखा, तो क्या देखा? मूवी देखा। इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको मैंने बतलाया व्हाट, या पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट और दूसरा क्वेश्चन क्या है होम। अच्छे से आप देखिए, तो व्हाट से आपको कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई बात मिलेगी, और सॉरी कोई वस्तु मिलेगी या कोई बात मिलेगी, और होम से कोई व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, सी बॉट ए कार, उसने कार खरीदी। क्या खरीदी? कार खरीदी। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही स्कॉल्डेड द सर्वेंट, उसने डांटा। तो क्या डांटा? क्या डांटा, यानी ये वाला क्वेश्चन तो यहां पर फिट नहीं होता। किसे डांटा? तो सीधा प्रभाव यहां पर कहां? इस सर्वेंट पर जा रहा है। तो बस इसी को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोनोट्रांजिटिव के बाद में अगली वर्ब क्या है। अगली वर्ब है डाइट्रांजिटिव वर्ब। इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। ये डाइट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। अ डाइट्रांजिटिव वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट रिक्वायर्स बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन ए सेंटेंस। अच्छे से समझिए कि डाइट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसको ज़रूरत होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, यानी एक ऑब्जेक्ट से उसका काम नहीं चलता है। तो अपनी ये सारी जो वर्ब्स हैं ना, इनके बहुत सारे नेचर होते हैं। ये सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं वो नेचर ज़रूर पढ़ाऊंगा, जो लगभग 14-15 प्रकार के खास नेचर होते हैं, और उन नेचर्स पर एक्चुअली आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए फिलहाल तो अभी यहाँ पर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डाइट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। पहला कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अच्छे से देखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए फीचर्स देख लीजिए जल्दी से ज़रा। रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ एक और होती है, यानी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका काम केवल एक ऑब्जेक्ट से पूरा चलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर ही गेव मी। अब इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, ही गेव मी अ गिफ्ट। अब सबसे पहला वही जरा हम ट्रिक आजमाते हैं। इस गेव नाम की वर्ब से दो क्वेश्चन करिए। कौन कौन से क्वेश्चन? व्हाट, पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ? व्हाट, उसने दिया। क्या दिया मुझे? तो जब मुझे कुछ दिया जा रहा है तो सबसे पहले तो कोई चीज़ है, तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या दिया? अ गिफ्ट दिया, तो ये हो गया अ गिफ्ट। ये क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? मुझको दिया। यानी अब दूसरा क्वेश्चन होम, किसको दिया भाई? मुझको दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहां पर जो होता है, प्रायः जो वस्तु होती है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस दशा में ध्यान दीजिए, केवल जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जो व्यक्ति होगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो वस्तु होगी उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर जो फीचर लिखा हुआ है या जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसे दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। क्या हो अगर हम एक ऑब्जेक्ट ना लिखें? सपोज आप अ गिफ्ट नहीं लिखते हो तो क्या होगा? चलिए जरा मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और लिख करके बतलाता हूं कि अगर केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्रिया अपने आप में मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएगी। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, सी गेव मी अ गिफ्ट, और मैं यहां पर लिख देता हूं सी गेव और सिर्फ इतना लिख देता हूं मी, सी गेव मी फुल स्टॉप। एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसने दिया। किसे दिया? मुझे दिया। अब क्या दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, इसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है, अन्यथा इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि उसने, यानी कि ये जो लड़की है, इस लड़की ने एक एक्शन परफॉर्म किया देने का। ठीक है ना? अब जो उसने दिया, अब जो दिया वो कौन है? मैं हूं। यानी इसका मतलब है कि उस लड़की ने मुझको उठाकर किसी को दे दिया। जैसे मैंने किसी को पेन दे दिया तो पेन हुआ ना। तो डायरेक्टली जब आप इसके बाद में मी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीधे सीधे ये होता है कि मैंने जैसे किसी को ये पेन दिया, मैंने उसे पेन दिया, तो मैंने पेन दिया, यहां पर भी क्या हो रहा है, उसने मुझे दे दिया, यानी मुझको पूरा का पूरा उठाकर किसी को दे दिया, ये है इसका मतलब। इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लॉजिकली भी रॉन्ग है। अब देखिए आप अच्छे से कि ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। यहां पर ये लिखना पड़ेगा शी गेव मी अ गिफ्ट, क्लियर। जैसे ही रोट हिम, जहां यहां पर एक सेंटेंस और लिखा है ही रोट हिम। अब जरा अच्छे से देखो कि ही रोट, और अगर हिम के बाद में एन ईमेल अगर ना लिखें तो इसका क्या मतलब होगा। लिखा है ही रोट हिम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसने उसको लिखा, उसको लिखा, यानी किसी लड़के ने किसी लड़के को लिखा। तो भाई लिखने के लिए कोई भी लड़का कोई वो वस्तु नहीं होती है जो लिखा जाए। जैसे एक और मैं क्लियर करूं, ही रोट मी, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं ही रोट मी तो ज़्यादा अच्छे से मुझे समझाते हुए बनेगा। ही रोट मी, जरा यहां पर लिखिए, उसने मुझे लिखा। मैं कोई ऐसी वस्तु हूं क्या भाई जो कोई मुझे लिख सकता है? नहीं, मैं तो कोई ऐसी वस्तु हूं नहीं कि कोई मुझे लिख सके। नहीं भाई, लिखा तो जाता है, कोई लेटर लिखा जाएगा, कोई पोयम लिखी जाएगी, कोई बुक लिखी जाएगी, है ना, ये चीजें लिखने वाली। तो मैं कोई ऐसी चीज हूं क्या जी कि मुझे कुछ लिखा जाएगा? नहीं। एक्चुअली ये सेंटेंस यहां पर ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हो जो कि वो है नहीं। इसलिए अगर किसी क्रिया के बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर इस किसी भी वर्ब के बाद में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के इन दोनों के बीच में आपको एक प्रेपोजिशन लगाना होता है। और अगर इसको ग्रामेटिकली आपको करेक्ट लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे ही रोट टू मी, ये सेंटेंस लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझिए कि ये वास्तव में केवल एक ऑब्जेक्ट से यहां पर काम चलने वाला नहीं है। यानी वो वर्ब डाइट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसे दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही रोट मी अ लेटर, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस सही है। अब आप यहां पर से टू हटाएंगे और सेंटेंस लिखा जाएगा ऐसा, ही रोट मी अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, किसके लिए? मेरे लिए, और इस लेटर को रिसीव करने वाला मैं हूं। तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले उसने ये लिखा और जब ये लिखेगा तब मैं इसको रिसीव करूंगा, क्लियर। तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा है कि आप लोगों को ये डाइट्रांजिटिव वर्ब और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अगली स्लाइड में बहुत ही ज़रूरी काम है भाई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी काम है और ये भी बहुत ज़रूरी काम है। और अगर आप नए हैं तो सबसे ज़रूरी काम तो ये है कि सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करके और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस मिलते रहें। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब तीसरी प्रकार की, ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। अब भाई ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब पर बात करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ग्रामरियंस इस वर्ब को मानते ही नहीं कि कोई ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, ठीक है ना। अच्छा मेरी बात आई तो मैं भी नहीं मानता हूं कि कोई ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन कुछ ग्रामरियंस ऐसा मानते हैं कि एक ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है जिसमें, यानी एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो भाई मेरे दिमाग में तो नहीं घुसा है, बट कुछ ग्रामरियंस ऐसे हैं जो ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी आपको बतला देता हूं। बाकी सब आपके पास भी माइंड है, आप अपने माइंड का प्रयोग करिएगा। दिमाग अगर माने तो मान लीजिएगा, ना माने तो ना मानिएगा। चलिए मैं आपको बतलाता हूं कि ये ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ग्रामरियंस क्या कहते हैं इसके बारे में। जरा देखिए, अ ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब ऑल्सो नोन एज थ्री प्लेस वर्ब, यानी ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब को भी एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं थ्री प्लेस वर्ब, ठीक है। अच्छा, इज अ वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है दैट कैन टेक थ्री ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस टू फुल्ली कन्वे इट्स मीनिंग, यानी अपनी मीनिंग को पूरी तरह से कन्वे करने के लिए ये एक ऐसी क्रिया होती है जो तीन ऑब्जेक्ट्स ले सकती है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्ट ले सकती है। अगर ऐसा है तो भाई उसका जो शब्द क्रम होता है कुछ ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वही ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब आती है, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर इसके बाद ये जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये आ जाता है। अब भाई यहीं पर कहानी दूसरी हो जाती है। बहुत सारे या ऑलमोस्ट सभी ग्रामरियंस ये मानते हैं कि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन और प्रोनाउन होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक्चुअली वो क्या होता है, वो होता है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ना कि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। बस यहीं पर मेरा दिमाग भी नहीं मानता कि ये कोई ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, और बहुत सारे ग्रामरियंस इस बात को नहीं मानते, लेकिन है भाई तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए फीचर क्या है, फीचर एक ही है, इट कैन टेक 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अच्छा, जैसे यहां पर एक सेंटेंस या एग्जाम्पल्स लिखे हुए, सी गेव हर, उसने दिया, हर उसको दिया, हर फ्रेंड माने अपनी मित्र को दिया, क्या दिया, अ बुक दिया। ठीक है ना, फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए। तो कुछ लोग इसे भी ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, बट मैं इसे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मानता हूं। एक्चुअली ये फॉर लगा हुआ है, ये फॉर नामक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अच्छा, सी सेंट हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन के लिए भेजा या बहन को भेजा, अ गिफ्ट, एक गिफ्ट भेजा। तो देखिए यहाँ पर सेंट है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बट ये फ्रॉम ओवरसीज ये कहीं से भी मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है कि ये कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो मैं इसको नहीं मानता कि ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बट हाँ इसकी चर्चा आ रही है तो भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़रूर। जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये चौथा यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप देखिए कि ये है क्या। तो ये लीजिए बच्चों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज की वीडियो की जान, और वो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब जरा देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पक्का अगर समझ में आ गया तो बड़ा मजा आएगा, अगर नहीं समझ में आ पाया, आएगा क्यों नहीं भाई, जब मैं आपको बतला रहा हूं तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जरा देखते हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं क्या है। अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and a further complement to complete its meaning in a sentence। अच्छे से समझिए जरा क्या क्या खास बातें हैं यहाँ पर। एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ एक और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, एक सेंटेंस में अपनी मीनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार जरा सुनिए, बड़े धीरे धीरे जरा मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम फैक्टिटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी खास वर्ब होती है, उसमें उन क्रियाओं में कुछ ऐसे खास गुण होते हैं कि उन्हें जरूरत पड़ती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। वो कॉम्प्लीमेंट उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मीनिंग को और थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है, या फिर उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, उसके बारे में कोई विशेषता बतलाती है। बहुत सारी बातें हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उसका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद वो फैक्टिटिव वर्ब या उसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब को लिखते हैं, फिर इसके बाद इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो प्रायः कोई व्यक्ति होता है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो वह जो शब्द होता है या जो फ्रेज होता है उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब ये जो अच्छा क्लॉज भी हो सकती है, न केवल एक वर्ड फ्रेज बल्कि एक क्लॉज भी हो सकती है जो इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बतलाती है और कुल मिलाकर फिर पूरे सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करती है। अच्छा, फीचर्स, यही फीचर्स हैं भाई जो मैंने आपको पहले बतला दिए। क्या क्या? 2 ही फीचर हैं खास, इसी जरूरत होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। मजे की बात यह है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है,
ओके, और एक ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ इतने से क्लियर नहीं होता है, यानी वो सेंटेंस फिर भी अधूरा होता है। तो उस अधूरे सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए एक पूरक की आवश्यकता होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और फिर उनको मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो भाई जल्दी से देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहां पर कुछ वर्ब्स हैं जिनमें कुछ खास फीचर्स हैं भाई, और वो खास फीचर्स ऐसे हैं कि केवल एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला, उसे एक और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ही कंसीडर्ड हर अ फ्रेंड, वह उसे अपना एक मित्र मानता है। कंसीडर का मतलब मानना, समझना। वह उसे अपना मित्र समझता है, वह उसे समझता है। अगर खाली इतना आप बोलो तो क्या सेंटेंस अपूर्ण नहीं लग रहा है? वह उसे समझता है, वह उसे क्या समझता है, जब तक ये नहीं लिखा होगा तब तक ये वाक्य पूरी तरह से अपनी मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएगा। अच्छा, वी इलेक्टेड, हम लोगों ने मोदी को इलेक्ट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, पहले तो वो क्या है, वो नरेंद्र मोदी हैं, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, तो हमने नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया, चुना। अब किस रूप में चुना, जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक ये सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा। आई नेम्ड माई डॉग, मैंने अपने डॉग को नाम दिया। सिर्फ अगर मैं इतना बोलूंगा तो ये सेंटेंस अभी भी अपूर्ण लग रहा है, और जब तक उस नाम को नहीं लिख दूंगा तब तक ये बात अपूर्ण ही लगती है। ध्यान देंगे यहाँ पर खास बात क्या है कि ये जो हर है, ये जो हर जो व्यक्ति है वही व्यक्ति ये है, यानी ये जो नाउन लिखा हुआ है, यानी इस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है। यहाँ पर ये तीनों ही नाउन्स हैं। कभी एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी कोई भी इसकी विशेषता बताने वाला शब्द भी हो सकता है। नाउन यानी इसको आइडेंटिफाई करने वाला, यानी इसी बंदे को रीनेम करने वाला कोई एक, जैसे यहाँ पर मोदी को फिर से रीनेम करने वाला एक पद लिखा हुआ है। ठीक है, इस कुत्ते को ही फिर से रीनेम करने वाला एक नाम लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। देखिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये टर्म, यानी ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये दोनों अगर नाउन लिखा हुआ है बाद में तो ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम इस क्रिया से पूछते हैं वह उसे क्या समझता है, तो क्या समझता है कि उत्तर में आ जाता है अपना मित्र समझता है। किसे समझता है, तो उत्तर आ जाता है उसे समझता है। तो इसको बच्चे लोग समझ जाते हैं कि ये है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि ये दोनों ही आंसर गलत हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो हर है ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो फ्रेंड लिखा हुआ है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? अच्छा, अब इन्हीं बातों को मैं जरा कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके आपको लिखने का बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो शायद आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे कह दिया जाए, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस ये लिखूं मैं और फिर उसी को दूसरे तरीके से लिखूं। जैसे कह दिया जाए गॉड मेड अस, भगवान ने हमें बनाया। ठीक, तो यहां पर ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। क्यों? लॉजिकल भी है। ईश्वर ने बनाया, ठीक है ना, और हमें बनाया। ठीक है, ईश्वर ने हमारी रचना की। ठीक, ये मतलब है और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है। तो भाई बनाए गए, कौन बनाए गए? हम बनाए गए। तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब इसे किसी भी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर कह दें, जैसे हम कह दें माई क्लास टीचर, मेरे क्लास टीचर ने, क्लास टीचर मेड अस या मेड मी, अगर मैं कह देता हूं मेड मी, मेरे क्लास टीचर ने मुझे बनाया। अब ये सेंटेंस लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि क्लास टीचर है वो आपकी कैरियर को तो बना सकता है, आपको कुछ और बना सकता है, लेकिन आपकी रचना नहीं कर सकता। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? गॉड ने हमारे इस शरीर को बनाया,
हमारे टीचर साहब हमारे इस शरीर को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। इतनी क्षमता नहीं है किसी के पास, केवल गॉड के पास ही है कि वो किसी का क्रिएशन कर सकता है। क्लियर। तो जो मेरा क्लास टीचर है मुझे यानी मेरे शरीर को नहीं बना सकता, हाँ मुझे कुछ और जरूर बना सकता है, ठीक है ना। जैसे माय क्लास टीचर मेड मी मॉनिटर ऑफ द क्लास, अगर ये हम बोल देते हैं मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये सेंटेंस हम अगर लिखें ये, तो ये बात तो समझ में आती है कि मेरे क्लास टीचर ने मुझे क्लास मॉनिटर बना दिया, ठीक है। क्लास मॉनिटर बना सकता है, मुझे नहीं बना सकता। अब ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको बाद सीधे भगवान ने बनाया, भगवान ने रचना की, तो रचना करने के बाद कौन निकल कर आया? हम निकल कर आए सीधे, ठीक। तो ये वर्ब ट्रांसफर हो रही है ऑब्जेक्ट पर, सीधे ट्रांसफर हो रही है, तो ये तो हो गई मोनोट्रांसिटिव। अच्छा, लेकिन ये यहाँ पर ये जो वर्ब है ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब के रूप में नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में है। क्योंकि यहाँ पर ये माय क्लास टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और इस वर्ब के बाद एक ये अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छे से समझिएगा, हमारे टीचर ने हमें बनाया, मुझे बनाया। अब क्या बनाया, किस रूप में बनाया? तो ये देखिए, ये मुझको ही एक नए पद, यहाँ पर मेरा पद है, यानी कि मेरे स्वरूप को यहाँ पर दूसरे रूप में दर्शाया गया। तो कुल मिलाकर ये जरा देखो कि ये मॉनिटर ऑफ द क्लास और मी, ये दोनों एक ही बंदे हैं भाई। ये दोनों क्या हैं? ये एक ही बंदे हैं, ठीक, अलग अलग बंदे नहीं हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता, सॉरी, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब आप लोग कभी ये कंफ्यूजन में ना आ जाए कि ये तो भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आंसर अब क्रिया से क्या है, क्या पूछो, किसे बनाया? हमें बनाया, मुझे बनाया। तो मुझे बनाया मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या बनाया? तो ये बनाया, तो क्या से भी आंसर मिल रहा है। तो बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या से आंसर मिल रहा है, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी से आंसर मिल रहा है तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, पहचान अच्छे से समझो कि जब यहाँ पर अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगे, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति नहीं होंगे। एक्चुअल में ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये इसी यानी अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये है आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। आशा है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं जो इस तरह से यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में फंक्शन करती हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा कि सर अभी ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में इसे फिर से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा भाई। चलिए अब जरा देखते हैं अगली स्लाइड में आपके लिए क्या है। ये है फाइनाइट वर्ब। में आज हमने जाना कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो टेंस को डिफाइन करती है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ये क्रियाएं होती हैं भाई दो प्रकार की, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। आज मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो लेक्सिकल वर्ब इतने प्रकार की होती हैं, और आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया पहली लेक्सिकल वर्ब यानी पहली मेन वर्ब जो आती है, वो पहली मेन वर्ब ही 4 प्रकार की होती है। तो आज आपने ये पढ़ा। अब अगले वीडियो में आप ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में आप प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, और फिर अगले वीडियो से शुरू हो जाएगा बहुत बड़ा टॉपिक जिसमें मुझको कम से कम 15 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, यानी मॉडल्स। एंड बिलीव मी, जब मैं आपको ये मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपने इससे पहले इतने यूसेजेस, इतने बेसिक से लेकर इतने एडवांस्ड लेवल तक का आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया भी नहीं होगा। सो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। लेकिन भाई चलते चलते आपसे कहना यह है कि भाई आप लोग लाइक करिए, मेरे रेगुलर व्यूअर्स ध्यान रखा करें प्लीज़। आते ही सबसे पहले लाइक, फिर इसके बाद अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर, और जो लोग नए
मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो अगर उनको अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।